हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने देखा, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय वाला चैप्टर, उसके सारे सेशंस इंपॉर्टेंट हमने कवर किए हैं, सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं। आज एक और इंपॉर्टेंट सेशन हम देखने जा रहे हैं और वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एमसीक्यूज टाइप में भी आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, दीर्घ उत्तरीय या जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके थ्रू आपके एक चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन भी हो जाता है और जिन सवालों को और जिनके आंसर्स को आपके एग्जामिनेशंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। तो इन क्वेश्चंस को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। आज के सेशन में उन सभी सवालों को हम देखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। यानी आप स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर हो सकती है, जिसके लिए आपको कहीं कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन और देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण सवाल इसमें हो सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि व्यष्टि तथा समष्टि शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम किसने किया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? रेगनर फ्रिश। तो ये एक प्रोफेसर थे यूएसए में, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया। समष्टि अर्थशास्त्र के अभ्युदय का श्रेय किसको जाता है? मार्शल रॉबिन्सन, कीन्स और पीगू। तो कीन्स जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि 1929 से 1932-33 तक एक महामंदी चली थी पूरी दुनिया में, जिसके पहले एक परंपरावादी सिद्धांत चलता था, क्लासिकल अप्रोच, और इस सिद्धांत के फेल हो जाने के बाद किन्स ने 1936 में एक पुस्तक का विमोचन किया, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसकी बात अगर आप करेंगे। उसके बाद ये समष्टि अर्थशास्त्र का एक कह सकते हैं कि अभ्युदय हुआ। तो ये किन्स का सही जवाब हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसके लेखक कौन है? मार्शल, कीन्स, पीगू और हार्ट्रे। सही जवाब हो जाएगा किन्स, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936। चूंकि पहला जो चैप्टर एनसीईआरटी में अलग से ये सब मेंशन है, तो ये सवाल थोड़ा कीन्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का फिर कीन्सियन थ्योरी चलती है, फिर ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो इसलिए आपको इसको जरूरी है जानना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह नहीं है? अब देखिए, अर्थशास्त्र में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चलते हैं, फ्लो एंड स्टॉक, यानी प्रवाह और स्टॉक। तो अब ये जो प्रवाह का मतलब होता है जो चलायमान रहे, है ना, जो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं। अब देखिए, जो आय, निवेश और मूल्यह्रास है, मूल्यह्रास को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जब किसी वैल्यू चीज की कम होती रहती है, फ्लो है। निवेश का एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आप पैसा लगा रहे हैं और आय भी आपकी बढ़ती घटती रही, लेकिन जो पूंजी है, कैपिटल, वो आपकी एक समय पर स्थिर रहेगी, वो जल्दी चेंज नहीं होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पूंजी। तो पूंजी इसमें से क्या है? प्रवाह नहीं है। डैश का कोई समय प्रमाप नहीं होता, स्टॉक, प्रवाह, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टॉक है, इसका कोई समय प्रवाह नहीं होता, वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं होती है। टंकी में रखा पानी क्या है? तो जाहिर सी बात है, टंकी में रखा पानी एक स्टॉक है। इस तरह एग्जांपल देकर इकोनॉमिक्स में समझाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। बचत डैश प्रवाह में होने वाला एक रिसाव है। तो बचत क्या है? किस प्रवाह में होने वाला एक बचाव है? तो मौद्रिक प्रवाह में। अब देखिए, प्रवाह क्या है, जो मैंने आपको पहले भी चर्चा किया हुआ है, जो फ्लो ऑफ इनकम है। जैसे मान लीजिए ये फर्म है, ठीक है, और ये है गृहस्थ। तो मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है? फर्म जो है वो क्या देते हैं इनको? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या देते हैं? वेतन, यानी लेबर के लिए वेतन, ठीक, लैंड के लिए किराया, यानी भूमि के लिए किराया, पूंजी के बदले में ब्याज देते हैं, और निवेशक को लाभ मिलता है, ठीक। और गृहस्थ इनको इसके बदले में क्या देते हैं? गृहस्थ इनको देते हैं, हाँ ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत। सेवा की कीमत, ठीक है। वास्तविक प्रवाह में तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जाता है और इधर से वस्तु सेवाएं जाती हैं। तो अब ये जो फ्लो होता है, वेतन, किराया, ब्याज और लाभ, वस्तु और सेवा, ये सारा चीजें क्या है? ये एक तरह से जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, उसका एग्जांपल है। अब ये जो बचत होता है, इसको कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। तो यहां से पैसा यहां तक आया, ये मौद्रिक प्रवाह हुआ। अब इसमें से लोग खर्च ना करके कुछ पैसा क्या करें? मान लीजिए यहां से 100 रुपया गृहस्थ को आया और गृहस्थ ने केवल 80 रुपए की चीज खरीदी, 20 रुपए चीज की बचत कर ली। ये 20 रुपए जो है ना, वो क्या होता है? ये एक रिसाव है या लीकेज है। तो इस मौद्रिक प्रवाह का लीकेज कहा जाता है। तो जो बचत होता है वो मौद्रिक प्रवाह के अंदर का एक तरह से कह सकते हैं रिसाव या लीकेज है। इस बात को ध्यान रखेंगे।
चार क्षेत्रीय मॉडल में कौन शामिल है? परिवार, फर्म, उद्योग, परिवार, फर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र, परिवार, फर्म, सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है परिवार, फर्म, सरकार और विदेश। और इसको किस चीज से हम डिनोट करते हैं? परिवार की मांग को करते हैं सी से, कंजम्पशन, ठीक। फर्म को हम आई यानी कि इन्वेस्टमेंट से, ठीक। इसके बाद सरकार को गवर्नमेंट यानी जी, और विदेशी क्षेत्र को हम एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यहां लिखते हैं, और इससे बन जाता है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो ये चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का ये इंपॉर्टेंट रूप से उदाहरण है जिसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं कृषि, मत्स्य, खनन, ये सभी। तो अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र, बार बार हमने अलग अलग सेशंस में चर्चा की है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? कृषि, खनन, पशुपालन। ये बार बार आपको रट जाना है, बिल्कुल किसी तरह के कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। आखेट और भोजन संग्रह भी रहता था। इसके अलावा अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें यानी सेकेंडरी सेक्टर, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें प्रमुख रूप से विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग आता है। हर सेशन में मैं इसको जरूर क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? टर्सरी एक्टिविटीज जिसको कहते हैं, इसमें सेवा आती है, पर्यटन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें ये जो मत्स्य, खनन और कृषि है, ये तीनों के तीनों प्राथमिक क्षेत्र में देखे जाते हैं। तो ये सभी इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है, समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किसने किया? जाहिर सी बात है जेम्स कीन्स द्वारा। प्रभावी मांग यानी इफेक्टिव मांग, ठीक है, इफेक्टिव मांग की चर्चा किसने की है? तो कीन्स ने। निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा है? मांग का नियम, राष्ट्रीय आय, प्रतिफल का नियम। अब मांग का नियम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। यहां एग्रीगेट डिमांड की बात नहीं है, केवल लॉ ऑफ डिमांड है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा होगा, यानी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा कम हो जाती है, कीमत घटने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड, ये कहां है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ रिटर्न, ठीक है, ये भी आपने फर्म के उत्पादन से पढ़ा होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। लेकिन जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, ये एक एग्रीगेट सब्जेक्ट है, एक एग्रीगेट यूनिट है, और इसलिए ये किस में आ जाता है? ये समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा। तो बाकी दोनों जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो के पार्ट है, लेकिन जो राष्ट्रीय आय है ख, वो किसका पार्ट हो जाती है? समष्टि अर्थशास्त्र का भाग हो जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक, तो एक बार फिर कीन्स साहब आ जाएंगे यहां पर। अब आते हैं थोड़ा अति लघु की तरफ। तो समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो यहां पर एक थिंकर के हिसाब से लिया गया है, बाकी आपने, तो शेपिरो के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। ये वर्ड जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो वर्ड है संपूर्ण अर्थव्यवस्था, यानी कि एग्रीगेट, ठीक। यानी पूरी अर्थव्यवस्था के सभी यूनिट्स को अगर आप जोड़ें और उसके कार्यकरण से संबंधित चीजों को रखें तो ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र का भाग बनता है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स यहां से निकल कर आती है, ठीक है। स्वतंत्र चर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं। तो स्वतंत्र चर वे चर है जिनके कारण दूसरे चरों में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से उपभोग में वृद्धि होगी, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि स्वतंत्र चर है। तो आपको पता है कि जब हमने चैप्टर को भी डिस्कस किया था तो उसमें इसके नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में देखा था समष्टि अर्थशास्त्र के, वहां हमने चर्चा की थी कि यहां पर परस्पर संबंध अर्थव्यवस्था में हर चीज का एक दूसरे से। तो अगर मान लीजिए एक वस्तु या एक चीज में कोई परिवर्तन होता है तो दूसरे सभी चीजों को प्रभावित करेगी, तो ये इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में आती है। तो अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन में वृद्धि होगी। जब कंजम्पशन में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद ओवरऑल जो इंप्लॉयमेंट लेवल है सारी चीजें इंक्रीज होंगी, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा। आश्रित चर क्या है? आश्रित चर वे चर होते हैं जिनमें दूसरे चरों के कारण परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से उपभोग में वृद्धि होती है, या उपभोग में वृद्धि क्या है? एक आश्रित चर है, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र में किन समस्याओं का अध्ययन किया गया है? तो जाहिर सी बात है जो यौगिक है या एग्रीगेशन है हर छोटी छोटी चीज का, और जो व्यापक स्तर पर आर्थिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्या समस्याएं हैं? कुल रोजगार, कुल मांग, कुल बचत, कुल निवेश इत्यादि। यानी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, लेवल ऑफ इनकम क्या है, ये सारी चीजों का, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब से का बाजार का नियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। से का बाजार का नियम ये खास करके परंपरावादी अप्रोच में चलता था
कि क्या कि सप्लाई विल क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये मान के चला जाता था कि जितनी चीजों का भी आप प्रोडक्शन कर देंगे उस चीज की डिमांड अपने आप पूरी हो जाएगी और यहां पर कोई समस्या इकोनॉमी में आने वाली नहीं है। और खास करके ये माना जाता था कि उद्योग जो है वो अपने पूर्ण लेवल पर काम करेंगे, सबको रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, ये मानकर चला जाता था, जिसको से के बाजार का नियम कहा जाता है। आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं, वास्तविक प्रवाह से क्या आशय है? तो आय के प्रवाह के बारे में जो हमने बार बार चर्चा की है और वास्तविक प्रवाह क्या है, इसको एक बार हम देख सकते हैं। जैसे कि देखिए होता क्या है, लेट सपोज यहां 2 सेक्टर इकोनॉमी मान के चलते हैं, 2 सेक्टर अगर इकोनॉमी है तो उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक तो वहां पर फर्म होगा, ठीक, और एक मान लीजिए कि गृहस्थ है। फर्म, गृहस्थ को हम शो करते हैं सी से और फर्म को हम आई से वैसे शो करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो करेंगे। अब मान लीजिए कि इनमें 2 तरीके के आदान प्रदान होंगे, ठीक है। लेट सपोज इस फर्म को क्या क्या चाहिए, फर्म को उत्पादन के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी श्रम चाहिए, भूमि चाहिए, इसके अलावा पूंजी चाहिए और कोई निवेशक चाहिए। तो वो कौन देगा, गृहस्थ ही तो देंगे। तो मान लीजिए गृहस्थ के तरफ से ठीक है, लेट सपोज गृहस्थ के तरफ से फर्म को क्या क्या मिल गया, तो मिल गई भूमि, मिल गया श्रम, ठीक, मिल गई पूंजी और मिल गया निवेशक, ठीक। अब इसके बदले में फर्म भी गृहस्थ को कुछ देगी, जाहिर सी बात है। ये सब क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में फर्म क्या देगा, इनको कुछ ना कुछ बना के देगा। अच्छा, बदले में फर्म गृहस्थों को क्या देता है, तो इसकी इनकम तो अलग बात हो गई, लेकिन वो भी कुछ चीजों के रूप में देता है। और वो क्या देता है भाई, गृहस्थों को तो कोई चीज चाहिए ना, उनको भी तो जीवन यापन करने के लिए सामान की जरूरत है, तो उनको चाहिए वस्तु और सेवा, ठीक है। क्या चाहिए, क्या चाहिए, तो फर्म से क्या चला गया, वस्तु एवं सेवा, ठीक। अब देखिए, भूमि, श्रम, पूंजी, निवेशक, वस्तु एवं सेवा, ये चली गई। अब ये हो गया, ये जो आप पूरा सब रेड में देख रहे हैं, यहां पर अगर मैं आपके लिए ये चीज क्रिएट कर दूं तो ये है वास्तविक प्रवाह, ठीक। अब आइए चलते हैं जरा दूसरी तरफ, इसमें एक और कंडीशन लागू होती है। अब देखिए, ये भूमि, श्रम, पूंजी, निवेशक के बदले में भी यहां पर एक और चीज दिखाई देगी, फर्म जो है वो गृहस्थ को कुछ देगी। क्या, भूमि के बदले इस भूमि के बदले जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है। इस भूमि के बदले देगी किराया, इस श्रम के बदले देगी वेतन, इस पूंजी के बदले देगी ब्याज और इस निवेशक को मिलेगा लाभ। ये फर्म के द्वारा गृहस्थ को जाएगा और गृहस्थ इन वस्तुओं और सेवाओं के बदले भी कुछ देगी, ठीक। गृहस्थ भी कुछ देगी, तो इन वस्तुओं और सेवाओं के बदले गृहस्थ क्या देगी, इन वस्तुओं और सेवाओं के बदले गृहस्थ इनको देगी सेवा का मूल्य, ठीक, या व्यय कह सकते हैं, गृहस्थ अपना व्यय करेगी वस्तुओं सेवाओं के लिए। तो ये जितनी चीजें आप ब्लू में देख रहे हैं, ठीक है, ये है मौद्रिक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह। इसको कहते हैं रियल फ्लो और इसको कहते हैं
नॉमिनल या मॉनेटरी फ्लो। तो आई होप कि यहां से आपको क्लियरली ये समराइज हो गया होगा कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में क्या अंतर है। जब भूमि, श्रम, पूंजी निवेशक का गृहस्थ किसको देते हैं? फर्म को, और उसके बदले में फर्म उनको वस्तु और सेवा देती है, तो ये कहलाता है क्या? वास्तविक प्रवाह। और बाकी आप जो इसमें मौद्रिक पैसे का लेन देन हो रहा है, इसको कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। अब आइए इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्राप्त करता है। साधन सेवाएं यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, और फर्में परिवार को वस्तुएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार परिवारों से फर्मों को साधन सेवाओं का और फर्मों से परिवारों को वस्तुओं का निरंतर प्रवाह होता रहता है। देखिए, ये साधन सेवाएं हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और निवेश, और फर्म उनको वस्तु और सेवा दे रही है या वस्तुएं प्रदान हो रही हैं। ठीक, इसे ही वास्तविक प्रवाह कहते हैं, क्योंकि यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इसे आय का चक्रीय प्रवाह भी कहते हैं। सर्कुलर इनकम कहते हैं, ये बार बार चलता रहता है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आता, कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहा जाता है। मुद्रा प्रवाह, तो मुद्रा प्रवाह उसमें मैंने आपको अगला बता दिया था। परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं और बदले में मुद्रा के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। कौन से पारिश्रमिक है? किराया, वेतन, ब्याज और लाभ, इस तरह का पारिश्रमिक उनको मिलता रहता है। ठीक, इसी प्रकार फर्में परिवारों और उपभोक्ताओं को वस्तुएं प्रदान करती हैं और उनके मूल्य के रूप में मुद्रा लेती परिवारों को, और परिवारों से फर्मों को मुद्रा का भुगतान किया जाता है। इसे मुद्रा का प्रवाह कहा जाता है। ठीक, तो उसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है? जहां पर केवल दो क्षेत्र हैं। कौन से? परिवार और फर्म। जिस पूरी अर्थव्यवस्था में ये मान के चला जा रहा है कि और कोई तीसरा हस्तक्षेप करने वाला नहीं है, एक क्षेत्र है परिवार, एक क्षेत्र है फर्म, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल दो ही क्षेत्र होते हैं, परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र। आर्थिक सहायता किसे कहते हैं? यह सरकार द्वारा उत्पादकों को दी गई आर्थिक सहायता है जिसका उद्देश्य वस्तु की कीमत को कम रखना होता है। जैसे मान लीजिए सरकार, कोई किसी कंपनी ने बोला कि मान लीजिए ये फर्टिलाइजर या जिसको कहते हैं खाद, उर्वरक जैसे है किसानों के लिए। ठीक, अब उर्वरक जिसको फर्टिलाइजर कहते हैं, कंपनी बोलेगी भाई ये 500 रुपए की बोरी आएगी, तो सरकार कहेगी नहीं, किसानों को इतना महंगा नहीं देना है, हम आपको 200 रुपए दे रहे हैं सहायता, आप इसको केवल 300 रुपए में मार्केट में बेचिए। तो ये होता है आर्थिक सहायता, जिससे चीजें कम आ जाए, जिससे नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये उत्पादकों को दी जाती हैं। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं किसे कहते हैं? तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं पूरे देश में होती हैं। तो पहली, अगर अर्थव्यवस्थाओं को आप पूरी दुनिया में देखें तो देखिए, जो अर्थव्यवस्था है, पहले तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आर्थिक क्रियाओं का योग। ठीक, और इसका पूरी दुनिया में तीन प्रकार, एक आपको देखने को मिलेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी आपको देखने के लिए मिलेगी कौन सी? समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी आपको देखने के लिए मिलेगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसको बाजार अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है, जिसमें सारी की सारी चीजें बाजार में मांग और पूर्ति के हिसाब से डिसाइड की जाती हैं। गवर्नमेंट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती। समाजवादी क्या है? इसको कमांड इकोनॉमी कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें ज्यादातर चीजें सरकार के द्वारा ही डिसाइड की जाती हैं। सरकार ये तय करती है कि कितना उत्पादन करना है, किस कीमत पर करना है, क्या चीजें कैसे लेके चलनी है, सब कुछ गवर्नमेंट करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कुछ चीजें पूंजीवादी की छटा होती है, कुछ थोड़ी समाजवादी की छटा होती है। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप दोनों मिला के चला जाता है। तो भारत में जो है, भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था ही शामिल है। हमारा अप्रोच जरूर समाजवादी है कि वेलफेयर स्टेट रहना है, सबका कल्याण करना है, वस्तुओं का समान वितरण करना है, लेकिन जो इकोनॉमी का टाइप है वो मिक्स्ड है। हमने कुछ चीजें जैसे स्पेस, जैसे कि एटॉमिक, जैसे रेलवेज भारत सरकार में रखे हुए हैं, सरकार के हैंड में, बाकी चीजें हमने लगभग प्राइवेटाइज। तो ये ध्यान रखना है। अब अगला सवाल है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? ये सीधे सीधे कहलाता है आपका, ये संबंधित है किससे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जिसको हम कहते हैं ये व्यक्तिगत इकाइयों पर काम करता है। ये अंतर ध्यान रखिए। और यहां पर आपको जो शब्द दिखाई देगा वो दिखाई देगा समग्र, यानी एग्रीगेट। ठीक, बाकी ये मैक्रो माइक्रो तो आप समझ रहे हैं। तो इसमें व्यक्तिगत इकाई जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग, इसका अध्ययन किया जाता है। और इसमें राष्ट्रीय योग जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग यानी कि निवेश, इसका अध्ययन किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करता है, एक डिमांड, एक सप्लाई, ये सारी चीजें। और यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, संपूर्ण यानी एग्रीगेट का। ठीक है,
यह संसाधनों के अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, और यह संसाधनों के पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि किस तरीके से आप एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को बराबर करेंगे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति चलती रहे अर्थव्यवस्था में, इस नोशन पर यह काम करता है समष्टि अर्थशास्त्र। इसकी केंद्रीय समस्या कीमत का निर्धारण है, इसकी केंद्रीय समस्या उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण है। तो यहां ये होता है कि कैसे कीमत को डिसाइड किया जाए, तो डिमांड सप्लाई इक्वल करके किया जाता है, और यहां उत्पादन और रोजगार का इंपॉर्टेंट होता है। यह विधि आंशिक संतुलन की विधि है, यह विधि सामान्य संतुलन की विधि है, ठीक, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। यह आवश्यक नहीं कि सामूहिक व्यवहार संपूर्ण समाज पर लागू हो, सामूहिक व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होते, इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो है ना कि बहुत इंडिविजुअल स्टडी लेके चला जाता है, पूरी समाज और इसकी स्थितियों को नहीं देखा जाता। यहां पर कोई भी डिसीजन सामूहिक रूप से लिया जाता है। इसमें मांग और पूर्ति मुख्य विश्लेषण के स्तर है, इसमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दिखाई पड़ता है। यह विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल है, यह विश्लेषण अत्यंत जटिल है। यह योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है, और यह योग करने की क्रिया यानी एग्रीगेट करने की क्रिया है, जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। अगला सवाल है आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व बताइए। अभी हमने चक्रीय प्रवाह देखा भी था, तो आय के चक्रीय प्रवाह के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुद्रा प्रवाह का अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुद्रा प्रवाह में हम क्या देखते हैं, मुद्रा प्रवाह में हम देखते हैं कि किस तरह से वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो पैसा है वो फर्मों को जा रहा है, और फर्म क्या कर रहे हैं, पारिश्रमिक दे रहे हैं किसको, जो गृहस्थ हैं। तो ये जो इनकम जनरेट हो रही है, इससे राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट होता है। चक्रीय मुद्रा प्रवाह के अध्ययन से यह मालूम हो जाता है कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है नहीं, तो किस तरह से फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है, ये चीज का पता हम चक्रीय प्रवाह से निकालते हैं। चक्रीय आय प्रवाहों के द्वारा आर्थिक और सामाजिक विषमता के कारण और उनको दूर करने का उपाय का अध्ययन किया जाता है। चक्रीय आय प्रवाहों के द्वारा संतुलन के कारणों तथा उनको असंतुलन के जो कारण होते हैं, इम्बैलेंसेस, असंतुलन, इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखिएगा। तो जो असंतुलन होते हैं इनके कारणों का पता लगाया जाता है, और उसको कैसे दूर किया जाए ये भी इंपॉर्टेंट रूप से देखा जाता है। यानी इनबैलेंसेस क्या क्या है मार्केट में देखा जाता है, असंतुलन। चक्रीय आय प्रवाह द्वारा बचत और विनियोग में समानता लाने की दृष्टि से मौद्रिक नीति और अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए राजकोषीय नीति, तो दो नीतियां होती हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो रिजर्व बैंक ये देखती, क्योंकि देखिए मौद्रिक प्रवाह से पता लग जाता है कि पैसे की मनी की सप्लाई ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है, डिमांड ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए फिर राजकोषीय नीति इस गवर्नमेंट ले आती है, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सी पॉलिसी लाती है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। चक्रीय प्रवाह से ज्ञात हो जाता है कि उत्पादन इक्वल्स टू आय इक्वल्स टू व्यय देख लिया जाता है। मुद्रा प्रवाह को ध्यान में रखते हुए कीन्स द्वारा आय और रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। मुद्रा का चक्रीय प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों का आधार है। आय के चक्रीय प्रवाह से स्पष्ट हो जाता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र यानी घरेलू क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, सरकारी और शेष विश्व एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, क्योंकि हमने फोर सेक्टर इकोनॉमी में क्या देखा है, C + I, ठीक है, प्लस G + X - M, तो ये सारे संबंध आपस में दिख जाते हैं, ये मैंने आपको क्लियरली समझाया हुआ है। अगला सवाल है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व संक्षेप में लिखिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्य कारण को समझने के लिए उपयोगी है। तो जो कॉज एंड इफेक्ट है पूरी इकोनॉमी का, जैसे मान लीजिए कि मुद्रा पूर्ति बढ़ गई, एक कॉज है, इफेक्ट होगा कि महंगाई आ जाएगी, ठीक। बहुत समग्र मांग बढ़ रही है तो इफेक्ट होगा कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर मान लीजिए समग्र मांग बहुत नीचे आ गई तो इफेक्ट होगा कि उत्पादन कम हो जाएगा, इफेक्ट होगा कि मंदी आ जाएगी। ये समझने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखना पड़ेगा। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्य कारणों को समझने में सहायक है, यह आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक है। जितनी राजकोषीय नीति आप देखते हैं, जितनी मौद्रिक नीति देखते हैं, ये सब यहीं से आती है। यह अर्थशास्त्र के उद्देश्य के लिए अनुकूल है। उद्देश्य अर्थशास्त्र का जानना इंपॉर्टेंट है भाई, कि हम जो केंद्रीय समस्याएं हैं या जो आर्थिक समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए प्रयास करेंगे। यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक है, यह भौतिक कल्याण और आर्थिक प्रगति के निर्माण में भी सहायक है। इसके द्वारा चर समूहों के बारे में सही जानकारी मिलती है, यह मुद्रा मूल्य के निर्धारण की व्याख्या करता है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक प्रगति की तुलना भी करता है। तो जब आप समष्टि अर्थशास्त्र में भुगतान संतुलन देखते हैं, जब विदेशी विनिमय दर देखते हैं, तो वहां से ये चीजें क्लियरली निकलकर सामने आती है। वास्तविक प्रवाह जिसकी चर्चा भी हमने की थी, रियल फ्लो, इससे क्या आशय है, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग नहीं होता, अर्थात वस्तु विनिमय प्रथा चलती है। मतलब कि जो फर्म है उसको मिल रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गृहस्थ से और बदले में वस्तु और सेवा दी जा रही है।
विभिन्न परिवार उत्पादन के साधनों की पूर्ति, भूमि, श्रम, पूंजी तथा साहस, साहस मतलब बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, जो पैसा लगाते हैं, इसके रूप में विभिन्न व्यावसायिक फर्मों को करते हैं। और ये व्यावसायिक फर्में उत्पादन के साधनों तथा आर्थिक संसाधनों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। व्यावसायिक फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं की मांग परिवारों द्वारा की जाती है। अर्थव्यवस्था में हम सबका वस्तु और सेवाओं के उपभोक्ता और उत्पादकों के श्रम का दोहरा महत्व है। यानी कुल मिलाकर यहां पैसे का मौद्रिक प्रवाह नहीं हो रहा है, वस्तु और सेवा और उत्पादन के साधन इनका आपस में प्रवाह चल रहा है, इसको वास्तविक प्रवाह से देखा जाता है। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं, ये व्यावसायिक फर्में हैं, तो ये परिवार इनको क्या देख रहा है, भूमि, श्रम और पूंजी, साहस, और बदले में वास्तविक फर्में परिवार को क्या दे रही है, वस्तु और सेवाएं दे रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था में हम सभी एक और तो वस्तुओं और सेवाओं के सतत प्रवाह के उत्पादनकर्ताओं तथा वितरकों के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, तथा दूसरी ओर इन उत्पादित वस्तु और सेवाओं के उपभोक्ताओं के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो एक बार हम उत्पादन भी करते हैं और उपभोक्ता भी होते हैं। इस प्रकार एक सरल वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में परिवारों से उत्पादन इकाई की ओर उत्पादन साधनों की सेवाओं का प्रवाह और उत्पादन इकाइयों से परिवार की अंतिम वस्तुओं की सेवाओं का प्रवाह देखा जा सकता है। तो ये एक सरल वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में इन दोनों प्रवाहों को आप इंपॉर्टेंट रूप से देख सकते हैं। उपर्युक्त व्याख्या अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह और आय के चक्रीय प्रवाह का सरल प्रारूप है। तो ये हमने एक तरह से देखने का प्रयास किया कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में ये प्रारूप या अर्थव्यवस्था में ये चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं या इंपॉर्टेंट रूप से आपको समझने में आसानी हो सकती है। तो मौद्रिक प्रवाह से क्या आशय है? वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से वर्तमान युग में सभी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रा का प्रयोग करती हैं। एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था में परिवार एवं व्यावसायिक फर्मों के बीच मुद्रा द्वारा लेन देन किया जाता है। परिवार के द्वारा आर्थिक संसाधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और साहस आदि का आपूर्ति व्यावसायिक फर्मों को की जाती है। व्यावसायिक फर्में इन साधनों को लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ का भुगतान करके करती हैं। ठीक, तो क्या क्या आप देखिए, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ये सारे लगान या जो जमीन की कीमत होती है उसकी किराया उसका देती हैं। यह भुगतान ही परिवार क्षेत्र की आय है। एक व्यावसायिक फर्म उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग से ही विभिन्न वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है। इन वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग परिवार क्षेत्र द्वारा की जाती है। परिवार क्षेत्र इन वस्तुओं और सेवाओं का क्रय अपनी मौद्रिक आय से करता है। यह प्रभाव आप इस रेखा चित्र से ये प्रभाव देख सकते हैं, और इसको उपभोग व्यय कहा जाता है या वस्तु और सेवाओं की कीमत कहा जाता है जो परिवार क्या करती है, फर्मों को चुकाती है। तो ये मौद्रिक प्रवाह में आ जाता है। तो जो रेखा चित्र आप ये देख रहे हैं, ये जो रेखा चित्र व्यवसायिक फर्म और परिवार का है, इस पे ये स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह उत्पादन इकाइयों से पारिवारिक इकाइयों की ओर गतिमान होता है, यानी फर्म से फैमिली की तरफ, तथा द्रव्य व्यय का प्रवाह पारिवारिक इकाई से उत्पादन इकाई की यानी फैमिली से और फर्मों की तरफ पैसा जाता है। रेखा चित्र से ऊपरी भाग में आर्थिक संसाधन को परिवार से व्यावसायिक फर्मों की ओर तथा साधन भुगतान को व्यावसायिक फर्मों की ओर दर्शाया गया है। तो फिर से आप रेखा चित्र को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूप से आपको व्यावसायिक फर्म और परिवार के बीच में दिखाई दे देगा। ठीक है, इसके अलावा इस प्रकार चित्र के निचले भाग में वस्तु और सेवाओं को व्यावसायिक फर्मों से परिवार की ओर और उपभोग व्यय को परिवार से फर्मों की। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, यानी एग्रीगेट फॉर्म में। इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल आय, कुल बचत, कुल निवेश, कुल उपभोग, कुल मांग, कुल पूर्ति। एक तरह से आप देख सकते हैं सारे एग्जांपल्स जो आपको समष्टि अर्थशास्त्र में इंक्लूड कर रहे हैं, दिया गया है। फिर सामान्य कीमत स्तर। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में समूह यानी एग्रीगेट्स या समस्त अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाले औसत या योगों का अध्ययन किया जाता है, न कि विशिष्ट मदों का। तो व्यक्तिगत या इंडिविजुअल या पर्टिकुलर चीज का नहीं, एग्रीगेट चीजों का स्टडी किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख परिभाषाएं हैं। समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता, अपितु इन मात्राओं के समूह का अध्ययन करता है। बोल्डिंग के अनुसार व्यक्तिगत आयों का नहीं, अपितु राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत कीमत का नहीं, अपितु सामान्य कीमत स्तर का, व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं, अपितु राष्ट्रीय उत्पादन का। इसलिए एकले का कहना है कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण विस्तार से होता है। यह एक वन की प्रकृति का स्वतंत्र अध्ययन करता है, न कि उन पेड़ों का जो इसका निर्माण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीट फॉरेस्ट की बात करेगा, एक एक पेड़ की बात नहीं करेगा। शूल्स के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। स्पेंशन के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समस्त अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े हिस्सों से है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जैसे बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, ठीक है, राष्ट्र की कुल उत्पादन, इसका अध्ययन किया जाता है। शेपिरो के अनुसार समस्त अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है।
उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समस्त अर्थशास्त्र में एक देश की राष्ट्रीय आय के निर्धारक तत्व और आर्थिक उच्चावचनों के कारण अध्ययन किया जाता है। यानी कुल मिला के एग्रीगेशन, समग्रता के साथ अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। विषय वस्तु आय और रोजगार का सिद्धांत, यानी जिसको इनकम और एम्प्लॉयमेंट वाला सिद्धांत है, वो यहां दिखाई पड़ता है। किसी देश का आय और रोजगार का कुल विनियोग मांग, और या हम कह सकते हैं कि जो टोटल आप इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड होती है, ये चीज भी। प्रभावपूर्ण मांग में उच्चावचनों के कारण ही विकसित देशों में व्यापार चक्र जन्म लगते हैं। सामान्य कीमत स्तर तथा कीमत स्फीति का सिद्धांत, समष्टि अर्थशास्त्र में कीमत के समान स्तर, यानी मुद्रा पूर्ति बढ़ने पर महंगाई बढ़ रही है कि मंदी आ रही है, इसका निर्धारण का अध्ययन करता है और यह स्पष्ट करता है कि स्फीति किन कारणों से उत्पन्न होती है। अब तो कीमत स्फीति का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। आर्थिक विकास का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की एक विशेष और महत्वपूर्ण शाखा, जिसका हाल में ही विकास हुआ है, आर्थिक विकास का सिद्धांत कहलाती है, जिसको संक्षेप में विकास का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। वितरण के समष्टिपरक सिद्धांत, वितरण के समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण सामग्री है। रिकार्डो, मार्क्स, कार्डोर, कोलेंकी, कीन्स आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित वितरण के सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपको मैंने बार बार इस चीजों को ये क्लेरिफाई किया कि समष्टि अर्थशास्त्र में जो पूरे समष्टि या पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर की समस्याएं हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, सामाजिक वितरण, इसके अलावा मुद्रास्फीति, अवस्फीति, जिसको डिटेल में आप आगे देखने वाले हैं, इन सारी चीजों, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, सारी चीजें किसके विषय वस्तु में आती हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु में। अगला सवाल है, समष्टि अर्थशास्त्र के दोष या सीमाएं बताइए, इसकी कमियां क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो पहला, व्यक्ति तथा व्यक्तियों के लघु समूह पर लागू किए जाने वाले निष्कर्ष सदा सही नहीं होते। तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की स्टडी करके और एक नीति बना दी गई या एक परसेप्शन बना दिया गया, तो जरूरी नहीं है कि सभी चीजें सही शामिल हों। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध योग से है। कभी कभी व्यक्ति तथा समूहों से संबंधित परिमाणों के योग को समष्टिपरक विश्लेषण का आधार मान लिया जाता है। मान लीजिए 10 लोगों का सैंपल किया गया, उनके आय को देखा गया और मान लिया गया कि सबकी आय यही होगी, तो इसमें समस्या आती है। जैसे पर कैपिटा इनकम है, पूरे देश के नेशनल इनकम को जनसंख्या से डिवाइड कर दिया गया, प्रति व्यक्ति आय आ गई, पर यह गलत भी हो सकती है। परंतु यह जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति तथा लघु समूह के संबंध में सत्य है वो सभी के लिए सत्य हो। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत बचत अच्छी है, परंतु सामाजिक बचत अभिशाप हो जाती है। अगर सब लोग सेविंग करने लगे तो क्या हो जाएगा? फिर इकोनॉमी में मनी फ्लो रुक जाएगा। समूह की अपेक्षा समूह की रचना अधिक महत्वपूर्ण है। व्यवहार में समाज अथवा समूह महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसकी रचना महत्वपूर्ण होती है। अतः समूह या योग के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। समूह की रूपरेखा क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक पूरी अर्थव्यवस्था में सभी ग्रुप को हमने मान लिया कि ये इस एज ग्रुप के ये इनकम है, पर ऐसा नहीं है। उसमें कौन स्किल्ड वर्कर है, कौन अनस्किल्ड वर्कर है, उसकी पूरी रचना क्या है, ये जानने पर उसकी इनकम को निकालना और उसके समस्याओं का अध्ययन ठीक से किया जा सकता है। तो कई बार कहने का मतलब यह है कि यौगिक तौर पर या एग्रीगेट फॉर्म में जब चीजों को लेते हैं तो उसका सही निष्कर्ष निकले जरूरी नहीं। समूह महत्वपूर्ण और रोचक होने चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी समूह अपने उठा लिया और वो सही मान लिया गया। आप जैसे एग्जांपल के लिए फ्रूट्स की स्टडी कर रहे हैं तो फ्रूट्स में आप वेजिटेबल को घुसाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। या मान लीजिए आप लोगों को समूह में बांट कर अगर अध्ययन कर रहे हैं तो आपने मान लीजिए धर्म के आधार पर बांट दिया या कास्ट के आधार पर बांट दिया, ये रोचक नहीं है। एज ग्रुप के हिसाब से बांट सकते हैं, उनकी आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक हैं कि द्वितीयक है कि तृतीयक है, इसमें बांट सकते हैं। तो ये समूह रोचक होना चाहिए, जो कई बार देखने को नहीं मिलते हैं। समूह की माप संबंधी कठिनाइयां। आर्थिक समूह का निर्माण जिन इकाइयों से होता है वे विभिन्न स्वभाव वाली होती हैं। 2 मीटर कपड़े को 2 किलोग्राम चीनी से नहीं जोड़ा जा सकता। इन सबको एक साथ जोड़ने से हम सामान्यतः मापदंड मुद्रा का प्रयोग करते हैं, लेकिन मुद्रा की कीमत बढ़ती घटती रहती है। जैसे मान लीजिए जीडीपी निकलेगी, तो जीडीपी हम देखते हैं कि जितनी वस्तु और सेवाएं उत्पादित हुई हैं उसकी मुद्रा में वैल्यू क्या है। तो कई बार मुद्रा की वैल्यू को आप ग्रोथ मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग चीजों का जो उत्पादन हो रहा है वो उतना बेहतर ना हो रहा हो। तो इसके अतिरिक्त सामान्य निष्कर्षों का प्रतिपादन करने से भी भिन्न जाति, आर्थिक घटकों और तत्वों के कारण जटिलताएं पैदा होती हैं और इससे फिर भ्रांति पूर्वक होता है निष्कर्ष। तो यह समष्टि अर्थशास्त्र के एक दोषों में व्याप्त है कि जब आप समष्टिगत या व्यापक रूप से स्टडी करते हैं तो कई बार उसमें जो कंक्लूजन है वो गलत हो सकते हैं या भ्रामक भी हो सकते हैं। इसके कुछ विरोधाभास हैं। जैसे एक व्यक्ति की दृष्टि से बचत करना एक गुण है, लेकिन राष्ट्र भर के लोग अगर बचत करें तो ये अभिशाप मान लिया जाता है। माना जाएगा कि अगर एक व्यक्ति बचत करता है तो सेव करेगा, तो इन्वेस्ट करेगा बाहर जाके, आगे जाके कभी, लेकिन पूरी दुनिया देश के लोग अगर सेविंग करने लगे तो माना जाता है ये गलत है, क्योंकि फिर इकोनॉमिकल फ्लो रुक जाता है। तो इसमें कुछ विरोधाभास है। पीगो के अनुसार मौद्रिक मजदूरी में कटौती करके बेरोजगारी को दूर किया जाता है और रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, परंतु यह तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि सामान्य मजदूरी में कटौती के परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति घट जाती है। तो पीगू ने तो बहुत क्रिटिसाइज किया है और कीन्सियन थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया है। तो यहां से आप इन समष्टि अर्थशास्त्र की कमियों को देख सकते हैं।
ठीक है, इन्होंने तर्क दिया कि एक व्यक्ति अपनी मुद्रा के परिमाण में संचय द्वारा वृद्धि करता है, परंतु एक राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तभी लाएगी जब नई मुद्रा छापी जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई एक व्यक्ति तो अपनी मनी इनकम को बढ़ा रहा है सेव कर करके, मनी स्टॉक को, लेकिन पूरे देश में अगर फिर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो पैसा छापना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग सेव कर लेंगे तो पैसा कहां से आएगा। तो ये विरोधाभास है। किसी विशिष्ट व्यक्ति की समूह की आय उसके व्यय से कम या अधिक हो सकती है, परंतु संपूर्ण समाज की आय उसके व्यय से कम या अधिक नहीं हो सकती। एक देश का निर्यात आयात से कम या अधिक हो सकता है, लेकिन संपूर्ण विश्व का आयात और निर्यात बराबर होता है। तो उनको यह मानना है कि जैसे मान लीजिए बजट में आप देखते हैं या भुगतान संतुलन में देखते हैं कि आयात निर्यात डिसबैलेंस है, लेकिन ऋण लेके उसको बैलेंस कर लिया जाता है। तो ये जो विरोधाभास हैं या जो आप कह सकते हैं कि व्यापक स्तर पर आर्थिक विषमताएं देखी जाती हैं, ये समष्टि अर्थशास्त्र के दोषों में व्याप्त हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, कुछ एमसीक्यूज थे, जिनके थ्रू हमने आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है समष्टि अर्थशास्त्र का, उसको समझने का प्रयास किया और आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क पा सकते हैं। जैसे अगर आप कक्षा 12 हिंदी माध्यम सेलेक्ट करते हैं तो मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र की विधिवत पढ़ाई कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्रिहेंसिव कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू, सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। ये सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। आपको केवल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज आती रहें और हम आप तक और वीडियोज लेकर आते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।